कॉन्सेप्ट ऑफ वैकेंसी। अब सुनो ना, मेरा एक हाउस प्रॉपर्टी है और वो मेरा रेंट में लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि 9 मंथ्स तक तो वो रेंट में था और 3 महीने वो वेकेंट था। वो जो प्रॉपर्टी था 3 महीने मेरा वेकेंट था। अब सुनो, एक्चुअल रेंट क्या होता है? एक्चुअल रेंट होता है कि जितना रेंट रिसीव हो रहा है प्लस रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज रेंट, राइट। ये होता है। तो 9 मंथ्स का कितना मेरे को रेंट रिसीव हुआ प्लस कितना रिसीवेबल है माइनस कितना अनरियलाइज रह गया रेंट, राइट। ये होता है तुम्हारा एक्चुअल रेंट। वी नो दिस, है ना। अब सुनो ना, 3 महीना तो मेरा जो प्रॉपर्टी था वो वेकेंट था, मेरे को कोई रेंट नहीं आ रहा था, तो मेरा एक्चुअल रेंट ऑब्वियसली कम होगा ना। क्यों कम होगा? क्योंकि 9 महीने का ही रेंट आई विल टेक एक्चुअल रेंट में। लेकिन जो मेरा एक्चुअल एक्सपेक्टेड रेंट है वो कैसे कैलकुलेट होता था? म्युनिसिपल वैल्यू, फिर फेयर रेंट विच एवर इज हायर, फिर उसको स्टैंडर्ड रेट से कंपेयर करते थे, फिर जाके मेरा एक्सपेक्टेड रेंट आता था। तो जब भी तुम्हारा जो प्रॉपर्टी अगर वो वेकेंट रहा तो उस टाइम तुम्हारा एक्चुअल रेंट तो कम आएगा, और जब तुम उसको एक्सपेक्टेड रेंट से कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली तुम्हारा एक्सपेक्टेड रेंट हायर होगा, है ना। एक्सपेक्टेड रेंट हायर होगा और एक्चुअल रेंट कम होगा। क्यों? क्योंकि आपका 3 महीना तो वेकेंट रहा, आपको कोई रेंट मिला नहीं। तो हर बार क्या होगा कि आपका एक्सपेक्टेड रेंट हायर होगा और आपका एक्सपेक्टेड रेंट जो है वो लिया जाएगा। लेकिन एक्चुअली क्या आपको वो रेंट रिसीव हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है। तो इसी के लिए ये कॉन्सेप्ट आया। बोलती है गवर्नमेंट, सुनो, आप क्या करो, आप एक्सपेक्टेड रेंट लो, ठीक है, और एक्चुअल रेंट लो, और एक्चुअल रेंट के साथ आप प्लस करो वेकेटेड रेंट। मतलब वेकेटेड रेंट क्या मतलब? वो 3 महीने अगर मेरा रेंट में लगाते अपने, तो मेरा कितना रेंट आता, ठीक है। मान लो 5,000 पर मंथ आपका 9 महीने का रेंट था, ठीक है। तो आप एक काम करो, 3 महीने जब आपका खाली था तब आप 5,000 इंटू 3 15,000 करो, और जो आपका एक्चुअल रेंट है उसमें ऐड कर दो और उसको कंपेयर करो एक्सपेक्टेड रेंट से, ठीक है। अगर आप कंपेयर करो और आपका एक्चुअल रेंट प्लस वेकेटेड रेंट ज्यादा आ रहा है एक्सपेक्टेड रेंट से, तो उस केस में आपका जो गैप है, वो क्या हो जाएगा? एक्चुअल रेंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा है, किससे? एक्चुअल रेंट प्लस वेकेटेड रेंट से, देन इन दैट केस आपका एक्सपेक्टेड रेंट क्या हो जाएगा? गैप हो जाएगा। एक बार हम लोग वैकेंसी का एक क्वेश्चन देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट ऑफ वैकेंसी क्या बोलते हैं, ठीक है। देखो सुनो, श्याम का एक हाउस प्रॉपर्टी है जिसका म्युनिसिपल वैल्यू 2,50,000 पर एनम है। फेयर रेंट जो है उसका 2 लाख है। स्टैंडर्ड रेंट जो है 2,10,000 है। एक्चुअल रेंट इज 20,000 पर मंथ। वो लेकिन क्या है ना कि जो उसका टेनेंट था वो वेकेट कर दिया 31 जनवरी 2026 को। अनरियलाइज रेंट जो है उसका 20,000 है। रूल 4 सेटिस्फाई हो रहा है। म्युनिसिपल टैक्सेस जो है वो 8% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल जो है वो 65,000 फॉर द ईयर है। आपको कंप्यूट करना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर असेसमेंट ईयर 26-27, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक्सपेक्टेड रेंट आपका कितना आ रहा है? म्युनिसिपल वैल्यू 2,50,000, फेयर रेंट 2 लाख, विच एवर इज हायर दैट इज योर 2,50,000। उसको हम लोग कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से, दैट इज 2,10,000, विच एवर इज लोअर। तो आपका 2,10,000 क्या आ गया? एक्सपेक्टेड रेंट आ गया। एक्सपेक्टेड रेंट कितना आ गया? 2,10,000 आपका एक्सपेक्टेड रेंट आ गया। अब इसको हम लोग किससे कंपेयर करते हैं? एक्चुअल रेंट से कंपेयर करते हैं। लेकिन सुनो ना, यहाँ पे आपका क्या था? आपका यहाँ पे क्या था कि आपका फेब्रवरी और मार्च वो प्रॉपर्टी क्या था? वेकेट था। फेब्रवरी और मार्च वो प्रॉपर्टी जो था वो वेकेट था। तो उस केस में हम लोग को चेक करना पड़ेगा इसका सिनेरियो कि अगर आपका वेकेट था तो उस केस में अपने को चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा ये समझते हैं। देखो, अब हम लोग क्या किए? म्युनिसिपल वैल्यू लिए 2,50,000, फेयर रेंट विच एवर इज हायर ले लिए, दैट इज 2,50,000। इसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर किए जो कि 2,10,000 था। आपका एक्सपेक्टेड रेंट 2,10,000 आ गया। अब सुनो, एक्चुअल रेंट का फॉर्मूला क्या था? रेंट रिसीव्ड प्लस रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज रेंट। रेंट रिसीव प्लस रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज रेंट, ठीक है। अब इसको रेंट कितना रिसीव हुआ? कैलकुलेटर लो और बताओ मेरे को कितना रिसीव हुआ? 20,000 इंटू 10, 10 महीने तक रेंट मिला लेट आउट प्रॉपर्टी का, दैट इज कितना? 2 लाख। 2 लाख
और तुम्हारा अनरियलाइज्ड कितना है 20,000 है। तो इसमें बोल रहा है रूल 4 सेटिस्फाई हो रहा है। रूल 4 क्या बोलता था, टेनेंसी इज बोनाफाइड, आप अपनी तरफ से पूरा कोशिश किए वो टेनेंट को घर से बाहर निकालने का, आपके कोई और दूसरे हाउस प्रॉपर्टी में वो नहीं रह रहा है और आप पूरा कोशिश किए थे कि उससे रिकवर हो पाए वो अमाउंट, ठीक है। तो ये जो चार जो रूल्स है वो आपका सेटिस्फाई हो रहा है इस केस में, ठीक है। तो अपने हम लोग क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे 20,000, तो आपका कितना आ गया 1,80,000 आ गया एक्चुअल रेंट, ठीक है। अब हम लोग क्या समझते हैं कि वेकेंट जब रहता है तो उस केस में हम लोग एक्चुअल रेंट प्लस क्या करते हैं, वेकेंट रेंट करते हैं। तो आपका वैकेंसी 2 महीने था और रेंट कितना है, महीने का 20,000 था, तो 20,000 इंटू 2 करूं मतलब 40,000 आपका वैकेंसी का रेंट हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी का रेंट लेंगे, दैट इज 1,80,000 प्लस 40,000, ठीक है। कितना आया, कितना आया करो ना, अपना आ रहा है 2,20,000, ठीक है। और इसको किससे कंपेयर करेंगे, अपने एक्सपेक्टेड रेंट से। एक्सपेक्टेड रेंट हम लोग का कितना आया था गाइस, एक्सपेक्टेड रेंट आया था अपना 2,10,000 आया था, है ना। तो इस केस में अगर देखिए तो 2,20,000 ज्यादा है 2,10,000 से, तो इस केस में हम लोग गैप क्या ले लेंगे, 1,80,000, है ना। तो हम लोग गैप क्या ले लिए, 1,80,000। फिर हम लोग क्या किए, म्युनिसिपल वैल्यू कितना है, म्युनिसिपल टैक्सेस कितना है 8% है, इंटू कर दो 2,50,000 से, 2,50,000 इंटू 8% कितना आया 20,000। तो हम लोग क्या किए 20,000 लेस कर दिया, हम लोग का क्या आ गया नेट एनुअल वैल्यू, ठीक है। उसमें हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लिए 30%, दैट इज 48,000, और इंटरेस्ट लोन आपका दिया हुआ था 65,000 फॉर द ईयर, उसको लेस कर दिया, आपका 47,000 आ गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। राइट गाइस, विथ मी, समझ में आ गया, ये अच्छे से समझ में आ गया वैकेंसी वाला। अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं ना, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सुनो। पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी क्या होता है कि मेरा एक हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसमें एक फ्लोर में मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मैं खुद रहती हूँ, और जो मेरा नीचे वाला फ्लोर है वो लेट आउट है। एक फ्लोर में मैं खुद रहती हूँ और दूसरा वाला जो है वो लेट आउट है। उस केस में उस घर का क्या इनकम होगा हम लोग को वो देखना है, ठीक है। अब सुनो ना, जैसे आपका जो म्युनिसिपल वैल्यू हो गया, फेयर रेंट हो गया, स्टैंडर्ड रेंट हो गया, ये तो पूरे घर का रहता है ना। ये तो ऐसा नहीं होता एक तल्ला का इतना है, एक तल्ला का इतना है, नहीं वैसा तो नहीं होता है, फ्लोर वाइज नहीं होता है, पूरे घर का होता है। तो हम लोग को वो डिवाइड करना पड़ेगा कि लेट आउट का कितना है, कितना सेल्फ ऑक्यूपाइड का है, राइट। तो सुनो ना, एक बार सुनो ना, ये समझ लो ना, इफ सम एरिया ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज लेट आउट एंड रिमेनिंग एरिया इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, देन लेट आउट पोर्शन इज ट्रीटेड एज LOP and self-occupied is treated as SOP. In this case, तुम्हारा municipal value, fair rent, standard rent, municipal taxes, interest on loan should be divided into between किसमें SOP, LOP on area basis. Actual rent will never be divided because it's always LOP का portion रहेगा, है ना। तो अब इसके साथ हम लोग समझ लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, तो आपका ये जो लेट आउट का कॉन्सेप्ट है वो भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सुनो सुनो, अथर्व अथर्व का घर है, हाउस इन मद्रास है, 25-26 में, और 2/3 जो पोर्शन है उसका घर का इज सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड 1/3 इज लेट आउट, और उसका रेंट कितना मिल रहा है, ₹8,000 पर मंथ उसको रेंट मिल रहा है, ठीक है। म्युनिसिपल वैल्यू कितना है उसका 3 लाख है, फेयर रेंट 2,70,000 है, स्टैंडर्ड रेंट 3,30,000 है, म्युनिसिपल टैक्सेस 10% है ऑफ MV, और आपका लोन है जो वो 25 लाख 2019 में लिया गया था, ठीक है। और इंटरेस्ट पेड जो है 25-26 का वो डायरेक्टली दिया हुआ है आपका 1,20,000, आपको कंप्यूट करना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये वाला आप क्वेश्चन एक बार समझोगे ना तो आपका एक बार इंटरेस्ट वाला जो था वो भी आपका थोड़ा सा क्लियर होगा, और आप इधर पूरा लेट आउट, पार्टली लेट आउट ये समझ जाओगे आप इसके साथ, ठीक है। समझो ना, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे जिसमें आपका पार्टली लेट आउट है और सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो हमेशा ना आप ये फॉर्मेट बना लेना, क्या करोगे, नाम लिखोगे, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, ठीक है। अगर अपने पढ़े थे ये हम लोग क्यों ले रहे हैं, ऑप्ट आउट फ्रॉम सेक्शन 115 BAC, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलता है ना डिफॉल्ट रेजिम में, इसीलिए, ठीक है। अब सुनो यहाँ पे, अब हम लोग कंप्यूट करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर कंप्यूट करेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना ऐसे डिवाइड कर देते हैं, एक पोर्शन हम लोग बता लेते हैं SOP के लिए और एक LOP के लिए, ठीक है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी आपका 2/3 है, LOP लेट आउट प्रॉपर्टी आपका 1/3 है, ठीक है। अब सुनो ना, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए तो हम लोग नहीं देखेंगे ना ये सारा चीज, एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट, गैप तो उसका हमेशा ही 0 होगा। हमेशा हम लोग का सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में एक ही चीज आएगा, क्या आएगा, हमेशा हमेशा एक ही चीज आएगा, हम लोग का आएगा वो चीज सिर्फ रेंट आएगा,
सॉरी, सिर्फ आपका इंटरेस्ट आएगा, है ना? रेंट तो इसमें आएगा नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट आएगा इस केस में। तो समझो ना, सुनो। तो यहाँ पे म्युनिसिपल वैल्यू आपका 3 लाख है। हम लोग को तो सिर्फ लेट आउट के लिए देखेंगे एक बार, तो 3 लाख इंटू 1/3 करें, 1 लाख आ गया। और फेयर रेंट का भी हम लोग 1/3 किए, 90,000 आ गया। विच एवर इज हायर ले लिए 1 लाख। स्टैंडर्ड रेंट आपका 3,30,000 है, 1/3 किए 1,10,000 आया। विच एवर इज लोअर ले लिए, आपका आ गया 1 लाख एक्सपेक्टेड रेंट। अब एक्चुअल रेंट के लिए क्या करेंगे? एक्चुअल रेंट आपका कितना है देखो, 8,000 है। तो 8,000, तो ये तो आपका एक्चुअल रेंट तो पूरा लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए ही है, इसका कुछ हम लोग को डिवाइड करने का तो जरूरत नहीं रहेगा। तो 8,000 इंटू आप क्या करोगे, 12 कर दोगे, आपका 96,000 आ गया। इसका गैप कितना आ गया, 1 लाख आ गया। ठीक है, अब सुनो, अब सुनो। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, आप जो है वो कितना पे किए हो, 10% ऑफ ये म्युनिसिपल वैल्यू 3 लाख इंटू 10% करो, इसको भी डिवाइडेड बाई 3 करोगे, 10,000 लेट आउट का सिर्फ अपने लेंगे, है ना? तो आ गया आपका नैव कितना, 90,000। किसका कैलकुलेट हम लोग कर रहे हैं, ये हम लोग कर रहे हैं लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, 1/3 के लिए ही सिर्फ कर रहे हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए सिर्फ हम लोग इंटरेस्ट का रिडक्शन मिलता है और कुछ नहीं, है ना? तो फिर आपका 30% इसका आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन मिल जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आएगा वो देखो, सुनो ना। कभी भी क्वेश्चन में ऐसे दिया रहेगा ना कि आपका लोन जो है 25 लाख था 2019, तो आप ना एक बार तो सोच लेना कहीं यहाँ पे वो चीज तो नहीं आ रहा ना, क्या रिकंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट वाला चीज तो नहीं आ रहा है। तो हम लोग हमेशा देख लो 2019 आपका लोन लिया था, इंटरेस्ट पेड कितना है, रुपीज 1,20,000 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो आपको इंटरेस्ट रेट दिया हुआ नहीं है, तो इसमें हम लोग को चेक करने का जरूरत नहीं है कि कोई प्री कंस्ट्रक्शन वाला केस था कि नहीं था, है ना? यहाँ पे हम लोग को वो चीज़ देखने का जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना आपका परसेंटेज ऑफ रेंट ये दिया हुआ है, तो हम लोग नॉर्मली आपका दिया हुआ इंटरेस्ट पेड कितना है, 1,20,000 वो लेस कर लेंगे, 1,20,000। अब 1,20,000 का भी इंटू 1/3 यहाँ पे आ जाएगा और 2/3 यहाँ पे आ जाएगा। तो 80,000 आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड लॉस आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है 23,000, एडजस्ट कर कर आपका कितना आ गया, 57,000 आ गया, है ना? अब सुनो, अगर वो ऑप्ट करता है, मतलब वो अगर डिफॉल्ट रिजीम में है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में तो आपको जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसका इंटरेस्ट का डिडक्शन तो मिलेगा नहीं, है ना? उसका तो आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा नहीं। तो फिर आपका क्या हो जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 23,000। क्लियर? तो इससे हम लोग का पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि हम लोग का जो म्युनिसिपल वैल्यू फेयर एंड स्टैंडर्ड रेंट ये सब जो दिया रहता है वो पूरे प्रॉपर्टी का दिया रहता है। तो हम लोग को पोर्शन में डिवाइड करना पड़ेगा कि मेरा लेट आउट का कितना आ रहा है। हमेशा याद रखना, सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में सिर्फ आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन देखना होता है, और बाकी तो कुछ देखोगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे रेंट वाला चीज तो नहीं आ रहा है ना? तो सिर्फ आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में हम लोग देखेंगे इंटरेस्ट पोर्शन कितना आ रहा है। बाकी लेट आउट के लिए तो अपने को पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक्सपेक्टेड रेंट कितना है, एक्चुअल रेंट कितना है, उसके बाद विच एवर इज हायर लेंगे, फिर मेरा गैग आएगा, है ना? फिर उसमें पूरा हम लोग म्युनिसिपल टैक्सेस लेस कर नाव एंड एवरीथिंग और सारा चीज देख लेंगे। क्लियर? तो इससे हम लोग का पूरे अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया किसका, पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में क्या होगा। क्लियर? एक ये वाला क्वेश्चन भी अपने देख लेते हैं। ठीक है, ये वाला एक बार क्वेश्चन देखेंगे अपने, सुनो। आदर्श हाउस प्रॉपर्टी उसका 96,000 म्युनिसिपल वैल्यू है, फेयर रेंट है 1,26,000, स्टैंडर्ड रेंट है 1,08,000, उसका 1/3 इज लेट आउट है, जिसका उसको मंथली रेंट मिल रहा है ₹5,000, 2/3 जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। म्युनिसिपल टैक्सेस जो है एट द रेट 12%, सॉरी 11% है। कंस्ट्रक्शन जो है उसका स्टार्ट हुआ था जून 2018 में और कंप्लीट कब हुआ, और 31 मई 2021 में। लोन जो है वो 1 लाख का लिया था, कब लिया था, ऑन 1/7/2018 में। इंटरेस्ट का जो रेट है वो एट द रेट 12% है एंड पेड एवरी मंथ।
वो इंटरेस्ट पे कर रहा है, ठीक है। कंप्यूट करना है अपने को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एकदम जब भी ऐसा रहे लेट आउट का, तो आपको क्या पहले कॉलम बनाना है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, उसमें लिख लेना कितना परसेंटेज और आपका लेट आउट प्रॉपर्टी का कितना परसेंटेज है, ठीक है। तो आप एक बार ऐसे 1/3 करो ना, ये तो डायरेक्टली आप देखो, यहाँ पे 2/3 लिख लो, यहाँ पे 1/3 लिख लो, ठीक है। और नॉर्मली एक बार एक्सपेक्टेड रेंट तक तो अपने कैलकुलेट कर सकते हैं। 96,000 इंटू 1/3 करो, ठीक है। फेयर रेंट में 1,26,000 इंटू 1/3 करोगे, कितना आया 32,000 42,000, विच एवर इज हायर ले लिए, कितना आया 42,000 आया। स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया हुआ है 1,08,000 दिया हुआ है, इसमें 1/3 किए 36,000 आया, विच एवर इज लोअर ले लिए, दैट इज 36,000, है ना। और एक्चुअल रेंट आपका कितना दिया हुआ है, एक्चुअल रेंट कितना है आपका, मंथली रेंट है 5,000 इंटू 12 कर लो, कितना आया 60,000, विच एवर इज हायर ले लिए, 60,000 मेरा गैप आ गया। और म्यूनिसिपल टैक्सेस में अगर देखो तो आपका कितना आ जाएगा 11%, आप और 32,000 का ले लिए, कितना आया आपका 3520, लेस कर दिया, आपका नाव आ गया, इसका 30% डिडक्शन ले लिए, हो गया। यहाँ तक पहुंच गए। अब हम लोग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन समझते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट सुनो ना, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन था वो बिगैन हुआ था जून 2018 में और कंप्लीट कब हुआ 31/5/2021 में, ठीक है। लोन वो लिया था 1 लाख का, ठीक है, कब, ऑन 1/7/2018 में, है ना। इंटरेस्ट वो पे करता था एट द रेट 12% एंड, ठीक है, पेड एवरी मंथ द इंटरेस्ट। अब हम लोग इंटरेस्ट का समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट भी आएगा, ठीक है, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट भी आएगा क्या, आएगा क्या, एक बार देख लें, सुनो ना, समझते हैं। आपका जो है ना, आप कंस्ट्रक्शन जो है आपका जून 2018 में और कंप्लीट कब हुआ 31/5/21 में। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, आपका जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है उस साल से आप इंटरेस्ट का डिडक्शन लोगे, ठीक है। और उसके पहले का क्या होगा 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आप डिवाइड कर लेना, ठीक है। उस केस में अगर देखो तो आपका कब, कौन से साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है 21-22 में, ठीक है। 21-22 में खत्म हो रहा है, मतलब 21-22 से पहले का जितना भी इंटरेस्ट था उसको आप इक्वली डिवाइड करोगे 5 इयर्स में, राइट। मतलब क्या कि आप 21-22 में करोगे, 22-23 में करोगे, 23-24 में करोगे, 24-25 में करोगे और 25-26 में भी करोगे, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कितना आ रहा है। सुनो सुनो ना, वो लोन कब लिया है 1 लाख का लिया है, कब लिया है 1/7/2018, 18-19 में मेरा कितना इंटरेस्ट आ रहा है 7 8 9 10 11 12 1 2 3 9 मंथ्स का आ रहा है। 1 लाख इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12 इंटू कितना परसेंट 12%, मतलब 9,000 मेरा 18-19 का इंटरेस्ट हुआ, ठीक है, ठीक है। देखो 9,000 मेरा 18-19 का इंटरेस्ट हुआ, 1 लाख इंटू 12% इंटू 9/12 दैट इज 9,000, ठीक है। 19-20 का मेरा इंटरेस्ट कितना हुआ, 19-20 का कुछ पे किया है वो नहीं किया है, तो प्रिंसिपल अमाउंट मेरा 1 लाख है, इसमें पूरा मेरा 12% इंटरेस्ट दैट इज 12,000 है ना। फिर 2021 में भी कितना आ गया 12,000। उसके बाद मेरा कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हो गया 21-22 में, तो मेरा कंप्लीट हो गया था, तो हमने यहाँ पे स्टॉप कर दिए, ठीक है। तो मतलब यहाँ तक का जो है मेरा ये क्या है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, जो कि मेरा डिवाइड हुआ होगा 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। इसका टोटल करेंगे अपने, कितना आ रहा है 9,000 प्लस 12,000 कितना आया 33,000 डिवाइडेड बाई 5 6,600, तो वो 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 में इक्वली डिवाइड हो गया होगा 6,600, है ना। और फिर 25-26 का खुद का इंटरेस्ट कितना है 1 लाख इंटू 12%, कुछ रिपे नहीं हुआ है दैट इज 12,000, मतलब 12,000 प्लस 6,600 दैट इज 18,600 जो है मेरा टोटल जो है वो क्या बन रहा है 18,600 जो है मेरा वो टोटल इंटरेस्ट बन रहा है 25-26 का। अब 18,600 में हम लोग क्या करेंगे, 1/3 जो है वो मेरा लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए चला गया दैट इज तुम्हारा 6,200, और बाकी जो है इसका 18,600 इंटू 2/3 के कहाँ चला गया ये मेरा
कहाँ चला गया ये मेरा 12,400 कहाँ चला गया मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो फिर 12,400 यहाँ पे लॉस और यहाँ पे 38,336 सेट ऑफ करके मेरा कितना आ गया 20,936। वेरी क्लियर। इससे देखो ना आप एकदम इस एग्जाम्पल के साथ ना बहुत अच्छे से आप समझ गए इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट भी, और इसमें आप समझ गए जब आपका पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी रहता है तो आप क्या करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। अगर आएगा तो मेरे को लगता है इस टाइप का ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। ये आप अच्छे से समझ गए हो ना, ठीक है, क्लियर क्लियर। अब सुनो, टाइम वाइज अगर मान लो आप एक चीज एकदम समझ लो, मेरा जो प्रॉपर्टी है सेल्फ ऑक्यूपाइड कहलाने के लिए दो चीज होना चाहिए, या फिर पूरे साल वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी था, ठीक है, पूरे साल, या फिर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी था, या फिर वो अनऑक्यूपाइड था, या फिर वो अनऑक्यूपाइड था, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि अगर मेरा एक दिन में मैं उसको लेट आउट कर दे रही हूँ ना, तो वो मेरा लेट आउट प्रॉपर्टी बन जाता है, एक दिन भी लेट आउट हो जाते हैं। तो सुनो ना, if property is let out for some period of time and self occupied for remaining period of time, then such property is treated as let out property. Even if the property is let out for single day, then also it is treated as let out property. SOP का क्या मतलब होता है, means property is self occupied for residential purpose throughout the year or unoccupied due to any reason. समझ गए। तो ये हमारा लेट आउट प्रॉपर्टी ये कहलाता है अगर सिंगल डे भी अगर ऑक्यूपाइड हो गया तो, ठीक है। पार्टली लेट आउट समझ गए, एरिया वाइज हम लोग समझ गए, टाइम वाइज में क्या होता है। क्लियर क्लियर गाइस। अब सुनो, अब इधर आओ। अगर एसएससी के पास हम लोग ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये डीम लेट आउट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको भी हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। सुनो, डीम लेट आउट प्रॉपर्टी हम लोग क्या पढ़े थे, गवर्नमेंट क्या बोलती है, आपका जो है ना सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी सिर्फ दो ऑक्यूपाइड जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो सकता है, ठीक है। अगर दो से ज्यादा अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीम लेट आउट प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीम लेट आउट प्रॉपर्टी बोलते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन में 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड दिया हुआ है प्रॉपर्टी, तो आपको क्या करना होगा इस केस में, ठीक है। अगर 3 दिया हुआ है तो ऑब्वियसली हम लोग समझ लेंगे 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और एक जो मेरे को डीम लेट आउट प्रॉपर्टी मानना पड़ेगा, है ना। तो उस केस में मेरे को ना 3 ऑप्शंस रहेगा, 3 सिनेरियो में देखना होगा। मान लो मेरा जो घर है एक बांद्रा में, एक गिरगांव में, एक वर्ली में, ठीक है, 3। तो मेरे को क्या है, एक बार मैं बांद्रा के घर को एसओपी, गिरगांव को एसओपी और एक बार वर्ली को डीएलओपी देखूंगी, डीम लेट आउट प्रॉपर्टी, या फिर मैं दूसरा ऑप्शन क्या है, बांद्रा के घर को एसओपी देखूंगी, ठीक है, गिरगांव वाले घर को एक बार डीएलओपी और फिर वर्ली वाले घर को एक बार सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। और फिर सी ऑप्शन क्या है, मैं बांद्रा वाले घर को एक बार डीएलओपी में देखूंगी, गिरगांव वाले को सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और वर्ली को सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। ये 3 केस में मेरे को, तीनों केसेस में मेरे को कैलकुलेशन करना होगा एंड देन आई हैव टू चेक कि ये तीनों सिनेरियो में मेरा इनकम किस में कम आ रहा है ना। तीनों केस में सिनेरियो में आई हैव टू चेक कि मेरा इनकम किस में कम हो रहा है एंड देन आई विल डिसाइड कि कौन सा 2 प्रॉपर्टी मेरे को सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी रखना है और किसको मेरे को लेट आउट प्रॉपर्टी रखना है, ठीक है। समझ गए, ये आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे अगर ये वाला मेरा आप एग्जाम्पल एक बार देख लोगे, तो फिर आप एकदम अच्छे से एकदम क्लियर कट इसको समझ जाओगे, ठीक है। सुनो ना, सुनो ना, देखो अदिति जो है ना, अदिति के 3 जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, ठीक है। पर्टिकुलर्स दिया हुआ है, तीनों घर का म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर एंड स्टैंडर्ड रेंट, डेट ऑफ कंप्लीशन, म्युनिसिपल टैक्सेस, इंटरेस्ट दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है। इसमें हम लोग एक और नया चीज भी सीखेंगे, एकदम ध्यान देना, ये वाले एग्जाम्पल में एकदम प्रॉपरली आप ध्यान देना, ठीक है। सुनो, अब हम लोग एक मेरा हाउस 1 जो है उसका म्युनिसिपल वैल्यू 3 लाख है, फेयर रेंट 3,75,000 है, स्टैंडर्ड रेंट 3,50,000 है। कब कंप्लीट हुआ था, डेट ऑफ कंप्लीशन 31 मार्च 2000 है, म्युनिसिपल टैक्स 12% है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाउस 2 का बात करें तो म्युनिसिपल वैल्यू मेरा 3,60,000 है, फेयर रेंट 2,75,000, स्टैंडर्ड रेंट 3,70,000, डेट ऑफ कंप्लीशन 31 मार्च 2002, म्युनिसिपल टैक्स मेरा 8% है, इंटरेस्ट ऑन मनी borrowed on repair of property in the current year 55,000 है। interest for current year on money borrowed in April 2016 for purchase of property 1,75,000 है, ठीक है। ये जब मैं पढ़ रही हूँ तो आपको कुछ क्लिक कर रहा है, यहाँ पे रिपेयर वर्ड, यहाँ पे परचेज वर्ड कर रहा है,
अभी करेगा, सुनो ना। आपको क्या करना है, आपको कंप्यूट करना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और सजेस्ट करना है विच हाउसेज शुड बी ऑप्टेड बाय अदिति टू बी असेस्ड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड सो दैट द टैक्स लाइबिलिटी इज मिनिमम। ठीक है, सुनो। अब हम लोग पहला सिनेरियो लेते हैं, ऑप्शन 1 देखो। ऑप्शन 1 क्या लेते हैं कि मेरा हाउस 1 और हाउस 2 जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है और हाउस 3 जो है मेरा वो डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी है। ठीक है, उस केस में हाउस 1 हाउस 2 मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, डायरेक्टली मेरे को सिर्फ इंटरेस्ट देख, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में सिर्फ मेरे को एक चीज देखना होता है, वो इंटरेस्ट है। ठीक है, फिर हम लोग डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी देखें, हाउस 3 का 3,30,000 3,80,000 विच एवर इज हायर, 3,80,000 3,80,000 3,75,000 विच एवर इज लोअर, 3,75,000 मेरा एक्सपेक्टेड रेंट आ गया। एक्चुअल रेंट तो कुछ होगा नहीं क्योंकि ये डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी है, एक्चुअल में तो कुछ रेंट मिल नहीं रहा है मेरे को, है ना। तो ये मेरा 3,75,000 गैप हो गया। अब फिर इसका अगर देखें तो मेरा म्युनिसिपल टैक्स कितना आएगा, 3,30,000 इंटू 6%, 19,800 लेस कर दो, मेरा नाव आ गया इतना, इसमें लेस कर दो 30%, कितना आ गया 1,65,500। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इंटरेस्ट में। इंटरेस्ट में हाउस 1 और हाउस 2 मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। अब मुझे इंटरेस्ट देखना है। सुनो, हाउस 1 का तो मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और हाउस 2 का अगर देखें तो इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड ऑन रिपेयर ऑफ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द करेंट ईयर इज 55,000। याद करो, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में मैक्सिमम लिमिट 2 लाख था, लेकिन 2 लाख हम लोग कब ले सकते थे, कब, जब हम लोग जो लोन लिए इधर फॉर कंस्ट्रक्शन या परचेज होगा, और मेरा कंस्ट्रक्शन जो है 5 इयर्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए, और जो मैं लोन बोरो कर रही हूँ वो ऑन और आफ्टर 1/4/1999 कर रही हूँ। इसमें एक केस नहीं फुलफिल हो रहा है। क्या अपने जो लोन लिए ये परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं लिए, यहाँ पे हम लोग किसके लिए लिए, हम लोग रिपेयर के लिए लिए। इस केस में मेरा 2 लाख का लिमिट नहीं होगा, उस केस में क्या हो जाएगा 30,000 लिमिट हो जाएगा, राइट। तो 55,000 का नहीं मिलेगा, इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू 30,000। तो यहाँ पे मेरा 30,000 अपने ले लिए, और मेरा देखो ना यहाँ पे डीम लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में तो मेरे को कुछ भी नहीं है। लेट आउट प्रॉपर्टी और डीम लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में इंटरेस्ट का कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं होता है, कितना का भी आप ले सकते हो। इस केस में कितना है 1,75,000, 1,75,000 लेस कर लो, यहाँ पे 30,000 का लॉस, यहाँ पे 73,640 का प्रॉफिट, आपका ऑल टुगेदर कितना आ गया 43,640। क्लियर। ऑप्शन 2 देखो, ऑप्शन 2 क्या बोल रहा है, ऑप्शन 2 बोल रहा है हाउस प्रॉपर्टी 1 और हाउस प्रॉपर्टी 3 को अपने एक बार सेल्फ ऑक्यूपाइड लेते हैं, और हाउस प्रॉपर्टी 2 को हम लोग डीएलओपी लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस तरीके से ही फॉर्मेट बनाओगे, हाउस प्रॉपर्टी 1 हाउस प्रॉपर्टी 3 ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी 2 अपना डीम लेट आउट प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब हाउस प्रॉपर्टी 2 का देखो ना, 3,60,000 2,75,000 विच एवर इज हायर, 3,60,000 3,60,000 3,70,000 विच एवर इज लोअर, 3,60,000 मेरा क्या आ गया एक्सपेक्टेड रेंट, 3,60,000 मेरा आ गया एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट कुछ होगा नहीं, म्युनिसिपल वैल्यू का परसेंटेज देख लो कितना है, कितना है, कितना है 8%, 8% ले लो कितना आएगा, 3,60,000 का 8% ले लो कितना आएगा, तो 28,800 आ रहा है ना। तो आपका 3,31,200 नाम आ गया, इसका 30% डिडक्शन ले लो। अब रुक जाओ, अब अपने इंटरेस्ट देख लेते हैं। अपने हाउस प्रॉपर्टी 2 का 55,000 का तो अपने को पूरा मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि अपने इसको डीम लेट आउट प्रॉपर्टी लिए, यहाँ पे कोई लिमिट होता नहीं है ना। तो यहाँ पे अपना 55,000 पूरा अपना इंटरेस्ट का रिडक्शन ले लिए। और अब देखते हैं हाउस प्रॉपर्टी 1 और 3 का कितना है, 1,75,000 है, लेकिन ये लिया है परचेज के लिए, तो यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट कितना है, होता है 2 लाख, तो मेरे को 1,75,000 का पूरा सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए मिल जाएगा। 1,75,000 का इस प्रॉपर्टी का लॉस दोनों प्रॉपर्टी का मिला के, और यहाँ पे मेरा 1,76,840 का प्रॉफिट, नेट कितना आ गया 1,840, राइट। अब थर्ड ऑप्शन अपने क्या लेते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी 2 और 3 मेरा क्या है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, और हाउस प्रॉपर्टी मेरा 1 जो है वो डीम लेट आउट प्रॉपर्टी है। ठीक है, वापस एग्जांपल में जाते हैं, 3,75,000 विच एवर इज हायर, 3,75,000 3,75,000 3,50,000 विच एवर इज लोअर, 3,50,000 मेरा क्या आ गया एक्सपेक्टेड रेंट आ गया, एक्चुअल रेंट कुछ रहेगा नहीं, म्युनिसिपल वैल्यू है मेरा कितना 3 लाख, उसका 12% ले लो, कितना आ जाएगा
36,000, मेरा 3,14,000 नाव आ गया, उसका 30% 94,200 आ गया। अब डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी का देखो ना, डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी अपना हाउस प्रॉपर्टी 1 के लिए कोई इंटरेस्ट दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। अब यहाँ पे सुनो ना, हाउस प्रॉपर्टी 2 और 3 मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। हाउस 2 का अगर देखें तो 55,000 अपना रिपेयर के लिए लिए, इट्स लिमिटेड टू 30,000 ओनली, इट्स लिमिटेड टू 30,000 ओनली गाइस, है ना। और जो मेरा हाउस प्रॉपर्टी 3 है इसका 1,75,000 है, ये इतना मिल जाएगा। मेरा 1,75,000 प्लस 30,000 कितना आ रहा है? 2,05,000 आ रहा है, 2,05,000 आ रहा है। लेकिन सारे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को मिला के मेरा लिमिट कितना होता है? 2 लाख का होता है। तो यहाँ पे 2 लाख आ गया, 2 लाख यहाँ पे अपना लॉस आया हाउस प्रॉपर्टी 2 और 3 का, और मेरा हाउस प्रॉपर्टी 1 का 2,19,800 प्रॉफिट आया। टोटल मेरा 19,800 आ गया गाइस, विथ मी। ये देखो, समझ गए? 55,000, मैक्सिमम लिमिट 30,000, इसका 1,75,000, 2,05,000, लिमिटेड टू 2 lakhs। वेरी क्लियर। अब तीनों ऑप्शन में यहाँ पे मेरा 43,640 आया था, यहाँ पे 1,840 आया, यहाँ पे मेरा कितना आया? 19,800, विच एवर इज लोअर दैट इज 1,840। मतलब हाउस प्रॉपर्टी 1 और हाउस प्रॉपर्टी 3 को मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बोलूंगी, और हाउस प्रॉपर्टी 2 को डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी। वेरी क्लियर। आप ये देख लेना, डिफॉल्ट वाले क्या केस में होता है कि आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलता है, तो उस केस में आपका क्या आएगा वो सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, समझ गए? अच्छे से समझ गए? कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब सुनो, एक कॉन्सेप्ट होता है जॉइंट ओनरशिप। जॉइंट ओनरशिप मान लो क्या होता है कि अगर मान लो जो आप घर है, जो आपका हाउस प्रॉपर्टी है, जो रेंट में दिया हुआ है, वो जो हाउस प्रॉपर्टी है वो 2 लोग साथ में ओन किए हुए, 3 लोग साथ में ओन किए हुए, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट ओनरशिप। देखो ना, इट मीन्स प्रॉपर्टी इज ओन बाय मोर देन वन ओनर। इन दिस केस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज कैलकुलेटेड नॉर्मली एंड देयर आफ्टर इट शुड बी डिवाइडेड बिटवीन को ओनर्स इन देयर ओनरशिप रेशियो। क्या बोल रहे हैं आप? नॉर्मली उस हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कैलकुलेट कर लो, और वो इनकम को आप उसका ओनरशिप का परसेंटेज के हिसाब से डिवाइड कर दो कि लोअर कितना आ रहा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सॉरी, ठीक है। लेकिन इस केस में देखो, एलओपी डीएलओपी में तो कोई लिमिट नहीं होता है, लेकिन एसओपी के केस में ना, ये जो मैक्सिमम लिमिट 2 लाख और 30,000 का है ना, उसको आपको इनटू कर दो नंबर ऑफ ओनर को ओनर से। मतलब इंडिविजुअली 2 लाख 2 लाख 2 लाख का बेनिफिट है। समझ गए? समझ गए? वेरी सिंपल। ज्वाइंट ओनरशिप, आप नॉर्मली क्वेश्चन दिया रहेगा, वो क्वेश्चन में आपको क्या करना है, नॉर्मली आप कैलकुलेट कर लो और वो आप डिवाइड कर देंगे। ठीक है, very simple, very simple। एक कॉन्सेप्ट होता है अरियर्स ऑफ रेंट। क्या होता है कि आपका जो है रेंट रियलाइज नहीं हुआ था, आप उसको एक्चुअल रेंट का कैलकुलेशन में माइनस अनरियलाइज रेंट कर दिए थे, ठीक है, आप उसका लेस कर कर आप डिडक्शन ले लिए थे, लेकिन बाद में जाकर आपका वो जो रेंट है वो रिकवर हो गया, बाद में जाकर उसका रेंट आपको रिकवर हो गया। तो अरियर्स ऑफ रेंट क्या है? पिछले सालों का अगर कोई भी रेंट जो है आपका वो रिकवर होता है, उस केस में क्या करोगे आप? उसको टैक्सेबल कैसे करोगे? जितना भी अमाउंट रिकवर हुआ है इंटू 70% कर दो। 30% का आपको उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है, इंटू 70% कर लो। सुनो ना, रिकवरी इज टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट इज रिकवर्ड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वेदर द एसएससी इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी और नॉट इन द ईयर ऑफ रिकवरी। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है, आप उस टाइम जब आपको रिकवर हो रहा है, इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू आर द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी एट दैट टाइम और नॉट, डजंट मैटर एट ऑल। ठीक है, आपको अगर आपको रिकवर हो गया, ठीक है, तो आप उसको पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, आपको 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन समझ लो ना, ये अगर समझ लोगे तो आपका ये वाला कॉन्सेप्ट भी एकदम क्लियर हो जाएगा। सुनो ना, मिस्टर आनंद सोल्ड रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी मार्च 2025 में, जून 2025 में बेच चुका है, इज नो मोर ओनर, लेकिन जून 2025 में वो रिकवर रेंट किया इसी हाउस प्रॉपर्टी का 10,000, ठीक है, किससे? मिस्टर गौरव से, टू whom he let out his property for 2 years from April 2019 to March 2021. He could not realize 2 months rent of 20,000 from him. ठीक है, and सुनो,
To that extent, his actual rent was reduced while calculating income from house property for assessment year 21-22. क्यों? क्योंकि रूल 4 आपका सेटिस्फाई हो रहा होगा, इसलिए एट दैट टाइम व्हेन यू वर कैलकुलेटिंग एक्चुअल रेंट, तो वहां पे वो क्या किया होगा, अनरिलाइज रेंट को लेस कर दिया होगा, है ना. Further, he let out his property from April 2021 to February 2025 to Mr. Satish. In April 2023, he had increased the rent from rupees 12,000 to rupees 15,000 per month, and the same was the subject matter of dispute. In September 2025, the matter was finally settled, and Mr. Anand received rupees 69,000 as arrear of rent for the period April 2023 to September 2025. Would the recovery of unrealized rent and arrears of rent be taxable in the hands of Mr. Anand, and if so, in which year? तो सुनो, अगर आप ओनर हो, आप ओनर थे उस टाइम पे, है ना, अब ओनर नहीं हो, लेकिन तो भी आपका वो टैक्सेबल हो जाएगा. कितना टैक्सेबल होगा? अरियर अगर आप देखो इन टोटल आपका कितना आपको रिसीव हो रहा है, 10,000 का हो रहा है, और प्लस कर दो 69,000 का, टोटल कितना आपका हो रहा है 79,000. इसका आपको 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, तो आपका कितना 55,300 जो है वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा 25-26 में, राइट. इससे आपका अरियर भी कंप्लीट होता है.